तो ऐसा एक आर्टिकल जो जेडब्ल्यू में है, नीट में नहीं है। जेडब्ल्यू में भी हम क्वेश्चंस इसलिए नहीं करने वाले, बाद में मैं इनके मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस रहेंगे करेंगे। आपको समझ में आया उतना ही पढ़ाऊंगा। तो प्रोजेक्टाइल फायर्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, अगला टाइटल दीजिए, प्रोजेक्टाइल फायर्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। मॉड्यूल में ये टॉपिक आपको नहीं दिखेगा, एनसीईआरटी में ये टॉपिक आपको नहीं दिखेगा, एडिशनल है। यहाँ पे जेडब्ल्यू के कौन कौन है? एक दो, दो ही लोग हैं, ठीक, बाकी सब पूरी बैच नीट वाली है। फिर भी आप भी सुन लो, प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली ऑन एन इंक्लाइंड। तो उसमें हम दो केसेस पढ़ते हैं। तो पहला केस पढ़ेंगे अब दी इंक्लाइंड। अब बस फॉर्मूले लिख दो और ऊपर वहां पे लिख भी देना नीट वाले स्टूडेंट कि नॉट इन नीट। फिर भी क्यों पढ़ा रहे हैं? ऐसे ही, क्योंकि आपको अगर बेसिक फंडामेंटल नॉलेज अच्छा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। तो रहने दो थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज। प्रोजेक्टाइल फायर्ड ऑन दी इंक्लाइंड, तो पहला है अब दी इंक्लाइंड। जैसे कारगिल वॉर में हुआ था, कारगिल वॉर में पाकिस्तान की आर्मी ऊपर थी और इंडियन आर्मी नीचे से उनको टारगेट करना था। इंडियन आर्मी को बहुत मुश्किल था हमारे लिए वो युद्ध, ऐसा टारगेट करके वहां पे हमें मिसाइल से, वो जो जहां पे वो बंकर में छुप के बैठे थे उनके लिए बहुत आसान था। ऊपर से नीचे निशाना लगाना आसान होता है, नीचे से ऊपर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समझिए ये इंक्लाइंड है अल्फा और ये है थीटा। और अब मुझे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज निकालनी है। तो क्या करना है इसमें एक्स एक्सिस अलोंग द इंक्लिनेशन हम ले लेते हैं, अलोंग द इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू इंक्लिनेशन वाई एक्सिस। अब जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, एक्सेलरेशन आएगा इधर। एक्सेलरेशन के दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट आएंगे, ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, तो जी का कॉस अल्फा इधर आएगा और जी का साइन अल्फा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा। तो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट अब तक जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़े उसमें क्या हो रहा था, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं था। तो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करने के लिए एक्स एक्सिस अलोंग इंक्लिनेशन लेना पड़ता है और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू इंक्लिनेशन लेना पड़ता है। तो इस केस में आपका यू एक्स हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, सॉरी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू कॉस थीटा, वो हमेशा की तरह ही होता है। यू आई हो जाता है यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अब तक जितने भी हमने केसेस पढ़े थे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम सम हाइट, जिसका डीपीपी मैंने आज दिया है, तो उसमें ए एक्स अभी तक जीरो था। पहली बार ए एक्स एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया और वो कितना आया, जी साइन अल्फा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस जी साइन अल्फा। और ए वाई वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी का कॉस अल्फा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो ये माइनस जी नेगेटिव में है तो माइनस जी कॉस अल्फा। अब अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अब तक हमने 1D से टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले बनाए। मोशन इन वन डायमेंशन में एक बार बनाया था, इसका कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा। उसके बाद फिर हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, है ना। वो दिखा ही नहीं मुझे, क्यों नहीं दिखा, वो आगे लाइट आ गया, तो ऐसा जब गया वो तो दिखा ही नहीं किधर आया। इसमें भी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला और इसमें भी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली और ऐसा चला गया, उसमें भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। अब हर जगह का डेरिवेशन देखो, आपने सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज की थी वाई डायरेक्शन में जो लिखी गई थी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कोई भी सिचुएशन में निकालना है, अगर आप कहीं पे फॉर्मूला भूल जाते हो, कुछ होता है, तो वो हमेशा एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर से निकल जाता है। ये बात जो मैंने आपको बताई ये आपको एक विश्वास दिलाएगी कि वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में फॉर्मूला नहीं याद आया या मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है, इस फॉर्मूले से चले जाओ। देखो चौथी बार तो एक नीति वालों का एडिशनल प्रैक्टिस हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला डेराइव कर रहा हूं। जब ये पार्टिकल यहां पे टकराएगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे टकरा रहा है। एक्स एक्सिस के हर पॉइंट के लिए वाई जीरो होता है, तो वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर
एक टी कट जाएगा, तो टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू ट्वाइस यू वाई माइनस 2 UY अपॉन AY। हर जगह यही फॉर्मूला आया था। फिर अपने इसमें UY के जगह U लिखा, AY के जगह माइनस G लिखा, इसलिए वो फॉर्मूला बन गया 2U/G। उसके बाद इसमें UI क्या था, U साइन थीटा, और AY के जगह माइनस G, इसलिए आपका फॉर्मूला क्या बना 2U साइन थीटा/G। वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला आया, बट यहां पे UI और AY की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो क्या आएगा, माइनस कट जाएगा क्योंकि AY की वैल्यू में माइनस है, तो 2UI के जगह U साइन थीटा, ये तो पहले भी था सिंपल प्रोजेक्शन में, डिवाइडेड बाय AY में सिर्फ G था वहां पे, यहां पे क्या आ रहा है G cos अल्फा। अब बताओ ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया, इससे नुकसान है क्या कुछ पढ़ने से? एक और एडिशनल चीज पता चल गई, हम प्रैक्टिस तो वैसे भी नहीं करने वाले। जो जेडब्ल्यू के स्टूडेंट्स हैं उनको अल्फा की वैल्यू, अल्फा यहाँ पे क्या है, उस इंक्लिनेशन का एंगल, वो थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो दिए रहेंगे, वो वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। बट जेडब्ल्यू का स्टूडेंट कभी भी फॉर्मूले याद नहीं करता, वो हमेशा ये प्रोसेस को याद रखता है। जेडब्ल्यू में मुझे आज 2 बच्चे अच्छे मिले, मुझे लग रहा है उनसे मैं मेंस अच्छे से करवा सकता हूँ। आज पेपर 1 का 100 में से 60% अगर कोई बच्चा क्रॉस करता है तो मुझे लग जाता है कि वो 180 190 पे आएंगे, अगर मैथ्स और केमिस्ट्री उसी तरीके से जाता है। और 180 190 वाले को थोड़ा सा पुश किया, 200 को क्रॉस कर गया, मतलब एनआईटी टॉप लेवल का हो जाता है। 220 230 पे एनआईटी मिलना अच्छा एनआईटी मिलता है, ब्रांच भी 240 तक गए तो फिर तो बढ़िया एनआईटी मिल जाता है। तो 2 बच्चों ने आज 60 क्रॉस किया और 2 बच्चे 50 नंबर के आसपास है। आज पहला टेस्ट था उनका जेडब्ल्यू का, आपने लिखा, आपने नहीं लिखा, वो पेपर लो और सॉल्व करो। मोशन इन 1 डायमेंशन का आज पहला जेडब्ल्यू मेंस पैटर्न का पेपर दिया, जिसमें 20 क्वेश्चन पहले ऑब्जेक्टिव कंपलसरी और आखिरी के 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वो इंटीजर टाइप होते हैं और वहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसमें गलत भी हुआ तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, समझे? बट अभी उसमें लिखेंगे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा आंसर नहीं होता है उसमें। उसमें आंसर कुछ भी आ सकता है, जो भी आंसर है लिखे तो तुक्का लगता ही नहीं है, आपने कुछ भी लिखो। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद रेंज, इसकी रेंज क्या होगी? रेंज के लिए हमेशा रेंज मतलब हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ऐसा हम वहां पे बोलते थे। यहां पे रेंज मतलब एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस कवर्ड। एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस कवर्ड है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होना चाहिए? एक्स डायरेक्शन वाला। एक्स डायरेक्शन वाला फॉर्मूला कौन सा? एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, बराबर कि नहीं? अब एस एक्स मतलब रेंज है, यूएक्स कितना, यू कॉस थीटा, टी कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, टाइम ऑफ फ्लाइट किधर गया, अरे ये अब भी निकाला, 2U साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। अब तक क्या होता था रेंज निकालते वक्त, यू एक्स इंटू टी पे खत्म हो जाता था, क्योंकि हाफ ए एक्स टी स्क्वायर ये जीरो हो जाता था, क्योंकि ए एक्स जीरो है। इस केस में ए एक्स जीरो नहीं है, तो इस केस में हाफ ए एक्स के जगह माइनस जी साइन अल्फा, माइनस है तो इसको ही माइनस कर देता हूं, जी साइन अल्फा, और टी स्क्वायर मतलब ये पूरा इसका स्क्वायर, इधर जगह नहीं है तो यहां लिख देता हूं 2U साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा उसका होल स्क्वायर। 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, यू स्क्वायर यहां पे भी है, यू स्क्वायर यहां पे भी है, साइन थीटा दोनों जगह है, जी कॉस अल्फा दोनों जगह है, तो मैं यहां से 2U स्क्वायर साइन थीटा, 2U स्क्वायर साइन थीटा नीचे डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा पूरा कॉमन निकाला। अब यहां पे क्या बचा, जी कॉस अल्फा भी चला गया, यू 2 भी चला गया, यू स्क्वायर भी गया, साइन थीटा भी गया, एक अकेला कॉस थीटा बच गया, प्लस नहीं है माइनस है। अब यहां देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये टर्म मैंने उस साइड लिख देनी चाहिए थी कि उस वाले बोर्ड पे, आपको कटम बिटी में अच्छा होता, यहां लिखने की जगह यही लिख देता हूं, क्या था 2U
अपॉन जी इधर लिखता हूं, और ये क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 से 4 है, ये 4 में से 2 कट गया, 2 बचा, वो 2 मैंने कॉमन निकाल लिया है ऑलरेडी, मतलब अभी नंबर कुछ भी नहीं बचा। यू का स्क्वायर भी कॉमन निकाला, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन कॉमन निकाला, मतलब बचा क्या, साइन थीटा बचेगा ऊपर। नीचे जी स्क्वायर है, एक जी कट गया, एक जी बचा, वो एक जी तो मैं ऑलरेडी कॉमन निकाल चुका हूं। कॉस स्क्वायर अल्फा है, उसमें से एक कॉस अल्फा कॉमन निकाल चुका हूं, एक बचेगा कॉस अल्फा। अब ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। यहां पे होगा कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा। कुछ तो भी गड़बड़ हुई है दया, साइन अल्फा छूटा ना, ये वाला छूटा कि नहीं छूटा, साइन अल्फा छूटा, एक वहां पे साइन अल्फा भी तो था न्यूमरेटर में, तो साइन थीटा साइन अल्फा और डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। अब ये हो जाएगा रेंज इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है कॉस ए माइनस बी, ये कॉस थीटा माइनस अल्फा, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आना जरूरी होता है, और डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला बनता है रेंज का, बड़े बड़े फॉर्मूले बनती है, ये हो गया रेंज। अभी रेंज मैक्सिमम कब होगा, यू को मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, अल्फा को, ये जो पहाड़ी बनी है ये पहाड़ी को मैं चेंज कर सकता हूँ क्या, उसका इंक्लिनेशन चेंज नहीं कर सकता हूं। तो अल्फा जी यू ये सब कांस्टेंट है, मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, मेरे मिसाइल की डायरेक्शन, सिर्फ थीटा मेरा वेरिएबल है। तो इसको हम डिफरेंशिएशन करके थीटा, क्या थीटा पे रेंज मैक्सिमम आएगी डेरिवेटिव के साथ, डेरिवेटिव पे मैक्सिमम होता है फॉर आर मैक्स, फॉर आर मैक्स डी आर बाय डी थीटा इज इक्वल टू 0, और रेंज में क्या है साइन थीटा इनटू कॉस थीटा प्लस अल्फा, इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब यहां पे डेरिवेटिव आना चाहिए फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ऐसा आप सॉल्व करते जाओगे, तो सॉल्व करते जाओगे तो थीटा की वैल्यू जो आपको मिलेगी, मुझे याद है मैं 10 बार सॉल्व कर चुका हूं, ये थीटा जो आता है, अब देखो मैं सिंपल ग्राउंड टू ग्राउंड में मैं 0 डिग्री से मार सकता हूं या 90 डिग्री से, 90 डिग्री से मेरे सर पे आके गिरेगा, जो भी मैं बंदूक से गोली मारी यहाँ ऊपर जाएगी, जो स्पीड से निकली थी वापस से वही स्पीड से आके मुझे लगेगी, 0 स्पीड से मारूंगा तो ज्यादा दूर नहीं जाएगी। मैक्सिमम रेंज के लिए 0 और 90 इन दोनों का सेंटर 45 है मैक्सिमम रेंज। वैसे ही इस पे सॉल्व करो आप, बट मुझे आपको याद रखने का टेक्निक बता रहा हूं। ये अल्फा तो फिक्स है, मतलब मेरा एंगल अल्फा से नीचे जा नहीं सकता, तो देखो ये 90 है और 90 में से अल्फा माइनस हो गया, तो मेरे पास अवेलेबल कितना है 90 माइनस अल्फा, मेरा हाथ 90 माइनस अल्फा एंगल में घूम सकता है, 0 पे नहीं जा सकता, तो 90 माइनस अल्फा का आधा आएगा, इसको करोगे तो सॉल्व, आप डिफरेंशिएशन करके देखना, तो 90 माइनस अल्फा का आधा, तो मेरा 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 आता है, मतलब 45 माइनस अल्फा बाय 2, ये आंसर आता है पूरा इसको सॉल्व करने के बाद। इस एंगल पे मेरी रेंज मैक्सिमम होती है, और वो मैक्सिमम रेंज क्या होती है, एंड आर मैक्स इज इक्वल टू, वो मैक्सिमम रेंज मुझे क्या मिलेगी, तो आर मैक्स को अगर मुझे मिलाना है तो अब ये जो थीटा की वैल्यू मैंने निकाली वो कहां पुट करनी पड़ेगी, रेंज के फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन, साइन में ये क्या होगा 45 माइनस अल्फा बाय 2, और यहां पे कॉस, हाँ 45 माइनस अल्फा बाय 2, मैंने कुछ गलत लिखा है क्योंकि ये कॉस ए कॉस बी
माइनस साइन ए, साइन बी था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कॉस ए प्लस बी का वो एक्सपेंशन है। यहाँ पे मैंने गलत लिखा, मेरी गलती, खुद ही मेरे को समझ में आ गया। आपकी इतनी आंखें दी भगवान ने, कोई काम की नहीं है, तुम बस आंखें तो है बट वो आंखों से बातें दिमाग तक जा ही नहीं रही तुम्हारे। एक जन गलती नहीं पकड़ा, सर आपने एक्सपेंशन गलत लिखा, ये कॉस ए प्लस कॉस बी का एक्सपेंशन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। एक जन ने नहीं पकड़ा ये, सब इधर सो रहे, मस्त सो रहे। उधर मेरा नाम बदनाम होगा, मोरे सर की क्लास में बच्चे जाके मस्त नींद पूरी करते हैं, नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं है। कल पेशेंट की इधर ये हो जाएगी, सर एडमिशन दो एडमिशन दो, जो जिनको नींद नहीं आती वो सब पेशेंट मेरे क्लास में आएंगे, बोले हमने सुना है, बोले मोरे सर आपकी क्लास में अच्छी नींद आती है, हाँ आंखें खुली रख के तो मस्त सो रहे हो ना, एक का भी ध्यान नहीं है। अब इधर देखो, थीटा की जगह क्या लिखा, 45 माइनस अल्फा बाई 2, इस थीटा की जगह 45 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा, तो माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा क्या होगा, प्लस अल्फा बाई 2 होगा, तो ये 45 प्लस अल्फा बाई 2 होगा, और डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां पे 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, साइन किसका फॉर्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी, याद आया क्या, ऐसा कुछ ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ाया था, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये एक्सपेंशन याद आया क्या, है ना, बोलो यार जल्दी, ये एक्सपेंशन याद आया क्या, आ रहा है याद, ये पढ़ा हुआ है। तो ये देखो मुझे ये दिख गया, ये कहां दिखा है, यहां पे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 मतलब ये 90, नहीं कॉस में पॉजिटिव है, तो 90 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, कॉस में पॉजिटिव है ना, नहीं गलत लिखा क्या मैंने, ये साइन सी माइनस डी में कॉस पहले आता है साइन बाद में आता है, ये गलत लिखा, 2 कॉस पहले आता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और ये होता है साइन सी माइनस डी बाई 2, अब सही है, कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये 90 प्लस अल्फा बाई 2, अगर मैं उसको ऐसे लिखता हूं, अभी देखिए यू स्क्वायर बाजू में कॉस 90 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 साइन 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, अब दिख रहा है क्या, देखो उसके जैसा, और एक 2 यहां पे मिस हो गया, और डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, अब दिख रहा है क्या इसके जैसा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ये एक्सपेंशन किसका है, साइन सी माइनस डी का है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन सी क्या है यहाँ पे, सी है 90 और डी क्या है अल्फा, तो साइन 90 माइनस साइन अल्फा और डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, जी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, देख लो कहीं गड़बड़ है तो बता दो मुझे, नहीं है ना, ये हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं पक्का, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, अब ये हो जाएगा यू स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये क्या होती है, मैक्सिमम रेंज होती है। तो जेडब्ल्यू अगर पढ़ने जाओ अच्छे लेवल पे तो उसमें मैथमेटिक्स बहुत काम में आता है। अब ये नीट वालों का इतना सब कुछ काम नहीं है, मैं जेडब्ल्यू का एक आपको झलक दिखाया, जेडब्ल्यू में पूरा ऐसा मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स फिजिक्स दिमाग खराब करता है, उसमें कोई वैल्यूज नहीं होते, ये देखो पूरा जो लिखा ना ये होता है जेडब्ल्यू का स्टाइल, जिसमें आर मैक्स भी निकाली मैंने कौन से एंगल पे, पूरा फिर भी सॉल्व नहीं किया, बोला नीट वालों को काय को दिमाग खराब करना, और ये जानबूझ के याद दिलाया कि ट्रिग्नोमेट्री जैसे लेसन्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में, इसके बगैर कुछ नहीं होता है, नहीं तो मैथ्स में जेडब्ल्यू में, तो अभी नहीं तो ये सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो ये आर मैक्स का फॉर्मूला, ये थीटा, ये तो अब क्या करोगे, पूरा लिखोगे यहां तक, और इसके बाद नोट में इतना सब कुछ नहीं लिखोगे, जेडब्ल्यू वाले पूरा लिखोगे, नीट वाले सिर्फ एक सेंटेंस लिखेंगे, मैं बोलूंगा वैसे, तो लिखो फटाफट,
तो डाउन द इंक्लाइन में बस डायग्राम बना दो, सेकंड बी में टाइम ऑफ फ्लाइट वही आएगा। रेंज के फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज है। कौन सा चेंज है? 2u² साइन थीटा, वहां पे कॉस थीटा प्लस अल्फा आया था, तो कॉस थीटा माइनस अल्फा आएगा। एंगल कम हो जाएगा, तो एंगल कम हो गया तो कॉस की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो रेंज बढ़ जाएगा, और जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इतना सा चेंज है, ये लिख दीजिए आप डाउन द इंक्लाइन में। तो अगला टाइटल दीजिए रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। क्या टाइटल दोगे? रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। हमने 1 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन पढ़ लिया था। कोई ऐसा है जिसने 1 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ा है? कल मैंने बताया था आपको कि जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो वीडियो देखो, और जिन्होंने पढ़ा है वो रिवाइज करके आओ। आपने देखा ढूंढा? हाँ, कल मम्मी का मोबाइल था बोले ना, मम्मी का। अभी आया? ओके, तो रिलेटिव मोशन आपने देखा ही नहीं, फिर तो आज थोड़ा दिक्कत जाएगी फिर आपको। पता है रिलेटिव मोशन क्या होता है? आ जाते क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें 3-4 आर्टिकल पढ़ने हैं। 3-4 आर्टिकल। पहला पढ़ना है रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन। तो रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में हम शुरुआत कर रहे हैं रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन से। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद हम जाएंगे रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे रिवर बोट प्रॉब्लम। मतलब रिवर है, आपने अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन 10th में किए होंगे। अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में आप सिर्फ पानी के डायरेक्शन में या रिवर करंट के डायरेक्शन में अपोजिट जा रहे थे। यहाँ पे हमें रिवर के परपेंडिकुलर भी जाना है। जैसे एक बैंक से हमें दूसरे बैंक पे जाना है, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या होगा, मिनिमम टाइम क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो ये हो गया आपका रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। उसके बाद तीसरा जो आपको पढ़ना है वो है रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। आप कभी बारिश में साइकिल पे गाड़ी पे इधर उधर घूमो कहीं पे भी, आप ईस्ट जाओ वेस्ट जाओ नॉर्थ जाओ साउथ जाओ, बारिश कैसी भी हो, आप गिले होते हो हमेशा आगे से। ये नोटिस किया है क्या? आप आगे के साइड से ज्यादा गिले होते हो, इसलिए 2 लोग अगर गाड़ी पे है तो आप बारिश के वक्त दूसरे को बोलते हो तू गाड़ी चला ले, है ना? क्योंकि वो जो आगे वाला गिला होता है अपन उसके पीछे बैठ गए, अपने बारिश नहीं लगती छुप के। ये ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया है? हाँ, क्या ऐसे होता है क्या? अभी आज जाएंगे बारिश में भीगने, तब पता चलेगा कि हाँ ऐसे होता है। तो अगली बार ऑब्जर्व करना, जब भी बारिश में जाओगे और आप गाड़ी पे साइकिल पे नहीं हो तो ऐसे ही दौड़ के देखो। जितना आप दौड़ोगे ना तो उतना ज्यादा बारिश लगती है, और वो फ्रंट साइड से लगती है। इसलिए अम्ब्रेला भी पकड़ना है तो फ्रंट साइड से पकड़ना पड़ता है, बाइक पे या साइकिल पे, बराबर? ऐसा आगे की तरफ। बट आगे अगर जरूरत से ज्यादा आगे किया अम्ब्रेला तो दिखेगा नहीं ना आगे, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो जरूर वो आगे से ही गिले हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन हम ढूंढेंगे। तो पहले हम रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन से स्टार्ट करते हैं। सपोज 2 प्रोजेक्टाइल हमने फायर किए। ये पहला प्रोजेक्टाइल विथ वेलोसिटी u1 एंड एंगल θ1, दूसरा प्रोजेक्टाइल विथ वेलोसिटी u2 एंड एंगल θ2। तो इन प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है, वो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होता है? रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा a1 माइनस a2। प्रोजेक्टाइल मोशन में पहले पार्टिकल के ऊपर भी एक्सेलरेशन क्या एक्ट करेगा? g डाउनवर्ड, तो वो माइनस जी हो गया। दूसरे के ऊपर भी g डाउनवर्ड, तो माइनस जी हो गया। दोनों का एडिशन करोगे तो क्या होगा? 0। तो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन इज, लिखना नहीं है बेटे ऐसा, मैं लिख के दूंगा ना। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। मेरी बात की तरफ ध्यान दो, क्या कहा मैंने? रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। मुझे अगर नीट वालों को सवाल पूछना है, बन गए मेरे 4 ऑप्शन। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन विथ वेरिंग एक्सेलरेशन, चौथा ऑल ऑफ द अबव।
हो गया, बन गया कि नहीं क्वेश्चन, बन गया क्वेश्चन। तो ये जो छोटा सा सेंटेंस है ये मिस नहीं करना कभी कभार। तो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, इट इज द मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन। तो अगर आप रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो कैसा आएगा? मेरा दूसरा थ्योरी क्वेश्चन जो मैं पढ़ाते जा रहा हूं उसी पे छोटे छोटे थ्योरी क्वेश्चन बनाता हूं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी स्ट्रेट लाइन, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, ऑप्शन बी स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, ऑप्शन सी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप। ऐसे कुछ भी ऑप्शन बना दिए, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, मैं 10 ऑप्शन बना के दे सकता हूं। क्या होगा? तो देखिए S12 अगर मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाता हूं, S12 रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू U1t प्लस हाफ A12 टी स्क्वायर, U12 इंटू टी, हाफ A12 कितना है 0 और इंटू टी स्क्वायर, कुछ भी रहे अभी वो फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा U12 इंटू टी। तो S12 इज इक्वल टू U12 इंटू टी आया, मतलब ये आ गया y इज इक्वल टू mx। ये निगेटिव स्लोप वाली भी लाइन हो सकती है, पॉजिटिव स्लोप वाली भी। U12 निगेटिव आया तो निगेटिव स्लोप वाली बनेगी, U12 पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन बनेगी। बट हाँ ये लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है, c यहां पे है ही नहीं, ये लाइन ओरिजिन से जरूर पास करेगी, मतलब ये लाइन इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये इसका आंसर रहेगा। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो उसका टाइम के साथ अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर दो प्रोजेक्टाइल, जैसे आपने पुराने जमाने में रामायण महाभारत देखी होगी, इधर से एक गरुड़ बाण है, नहीं कौन सा सर्प बाण आता है, वो एक ऐसा बाण आता है, बाण से सर्प निकलता है, वो 3-4 सर्प बन जाते हैं। तो दूसरा वाला इधर से गरुड़ बाण निकालता है, और इधर से ऐसा वो बाण जो है एरो गरुड़ बन के आता है, वो सर्प को और गरुड़ की वहां पे लड़ाई, दोनों वैनिश। देखिएगा आपने रामायण महाभारत, लॉकडाउन में अभी बहुत चल रहे थे बीच में। हाँ, तो वैसे अगर दो प्रोजेक्टाइल हवा में कब टकराएंगे? हवा में टकराने के लिए सबसे पहले तो उल्टे डायरेक्शन में फायर करना जरूरी है। तो समझो एक को ऐसे फायर किया, इधर से आया टुकड़क 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 यहाँ पे, और उसको मुझे नीचे गिरने के पहले जो आजकल कर रहे हैं मिसाइल, इसराइल के ऊपर अटैक होता है, इस पिछले 2-3 साल में बहुत बार देखने को मिला, उनके पास डोम है, क्या बोलते डोम ही है ना, आयरन डोम, और उसमें से एक मिसाइल लॉन्च होता है और उस मिसाइल को हवा में ही फोड़ देता है। जमीन पे आकर टकरा के फूटा तो बहुत नुकसान करेगा जमीन पे, हवा में तोड़ देता है। तो कोलिजन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक इधर से मिसाइल आया, दूसरा मिसाइल इधर से आया, अब पहले मिसाइल को देख के मैं क्या एंगल में उसको प्रोजेक्ट करूं कि ये जाके यहाँ पे दोनों का कोलिजन होकर हवा में ही कोलिजन होना चाहिए। तो फॉर कोलिजन इन एयर दूसरे का एंगल θ2 था, तो उसकी कंडीशन क्या है? तो ये एक्चुअल है, इस एक्चुअल को मैं रिलेटिव बना देता हूं। अब यहां पे आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि आपके टीचर का तरीका अलग होगा, मेरा तरीका वन डायमेंशन में रिलेटिव मोशन पढ़ाने का अलग है, और हमने काफी प्रैक्टिस की है, एक पूरी वर्कशीट सॉल्व की है 15-20 क्वेश्चन की, वन डायमेंशन में रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन की, सॉरी रिलेटिव मोशन की, बराबर। तो वो किसी भी टीचर से मैंने ज्यादा प्रैक्टिस की है, इतना मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, तेरे भी टीचर से, तो कहीं से भी पढ़ के आ, बहुत प्रैक्टिस की है और बहुत फेवरेट टॉपिक था, मैंने काफी मजे लेके पढ़ाया। अब हम क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन में एक को रोक के दूसरे का मोशन ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर मैंने सेकंड को, ये जो सेकंड प्रोजेक्टाइल है उसको जगह पे रोक दिया, ये स्ट्रेट लाइन था, रिलेटिव फ्रेम में अगर मैंने ये डायग्राम बनाई, एक्चुअल की स्पेलिंग गलत हुई क्या? अभी सही है क्या? हाँ, अब एक्चुअल की स्पेलिंग एक्चुअल आ गई है ना, एक्चुअल वाली स्पेलिंग लिखी अभी, इसके पहले वो कुछ तो भी गड़बड़ हो गया था, तो रिलेटिव लिखा। तो रिलेटिव में देखो ये तो रेस्ट में ला लिया मैंने सेकंड वाले को, उधर कोलिजन हो रहा है, इस फ्रेम में अगर मुझे कोलिजन करवाना है, कोलिजन कब होगा? ये फर्स्ट की वेलोसिटी थी,
सेकंड को रेस्ट में लाने के लिए आपने क्या किया होगा? सेकंड रेस्ट में तभी आता है जब सेकंड को उल्टे डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी दी होगी ऐसी। एक को अगर उल्टे डायरेक्शन में वेलोसिटी दी और दूसरे को नहीं दी तो दूसरा नाराज हो जाएगा। दो भाई बहन है, एक के बर्थडे को मैंने, अभी बेटी हुई, बेटी के बर्थडे पे मैंने कहाँ बुक किया? रेडिसन बुक किया। रेडिसन बुक करके उसके पूरे, अभी वो जैसे ही स्कूल में गई, उसका पहला स्कूल में जाने के बाद उसके दोस्तों को बुला के मस्त से जम के पार्टी दिया। देवांश बोलेगा आप तो उसी से प्यार करते ना, मैं तो, होगा कि नहीं होगा? बेटी का बर्थडे मैंने रेडिसन में मनाया और देवांश को बुलाया तेरे दोस्तों को जितने भी है घर पे बुला ले, मम्मी इडली सांभर बना के खिला देगी। बराबर, एक केक लाएंगे, इडली सांभर खत्म। देवांश को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो मैंने अपनी बेटी का बर्थडे धूमधाम से मनाया और बेटे का उसको इडली सांभर में खुश करवा दिया। तो क्या होता है, लोग भी देखते हैं पार्टी का आप कहाँ पे दे रहे हो, उसके हिसाब से गिफ्ट आते हैं। बराबर कि नहीं? रेडिसन में पार्टी है, ये गिफ्ट बड़े बड़े आते हैं। घर में पार्टी है, आंटी पोहा इडली सांभर, हाँ यही क्या खिलाएगी वो, क्या खिलाते हैं, हाँ नूडल्स मंचूरियन, ये घर में ही बना के खिलाने वाली है। चलो छोटा सा गिफ्ट से काम हो जाएगा। लोग भी गिफ्ट ना उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। बराबर कि नहीं अनुष्का? है ना? हाँ बोल रही है, देखो सही है ना, दुनिया ऐसी चलती है। तो अब देखो अपनी इसको वेलोसिटी दी, कितनी वेलोसिटी दी? -u2, u2 के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको भी -u2 देना पड़ेगा। इसका u2 कैंसिल होके रेस्ट में आएगा। अब आपने इसको भी -u2 दिया, मैंने ये बस समझाने के लिए आपको बनाया था वहां पे। अब यहाँ पे मैं इसको -u2 इसको दिया, इसका u2 कैंसिल हो गया, रेस्ट में आ गया। इसमें अभी दोनों वेक्टर दिखेंगे, एक u1 तो उसका खुद का था, -u2 आपने दिया। तो ये जो पैरेललोग्राम बनेगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या होगा? इस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होगा ये होगा u12, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अब ये u12 का डायरेक्शन जो है या अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम आना चाहिए, तभी जाके कोलिजन होगा। अगर यहां कोलिजन हो रहा है तो यहां पे भी कोलिजन होना चाहिए। तो कंडीशन फॉर कोलिजन क्या हो गई? कंडीशन फॉर कोलिजन इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू अदर मस्ट बी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम। अगर ये होता है तो कोलिजन होगा, नहीं तो कोलिजन नहीं होगा। क्या कहा? मेरे सेंटेंस के एक एक शब्द की तरफ ध्यान दो। फॉर कोलिजन टू बी टेक्स प्लेस, फॉर कोलिजन टू बी टेक्स प्लेस, relative velocity of one projectile with respect to other must be along line joining them। अगर वो रिलेटिव वेलोसिटी लाइन जॉइनिंग पे से थोड़ा सा ऊपर है तो ये ऐसा निकल जाएगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन स्ट्रेट क्या मोशन है? बिना एक्सेलरेशन वाला मोशन है। s12 इज इक्वल टू u12 t, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा ना, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसी के साथ आप कंटिन्यू करते रहोगे, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन आता है तो फिर पैराबोला वगैरह कुछ तो भी आपका मोशन स्ट्रेट लाइन से भटक भी सकता है, बट यहाँ पे तो नहीं भटकेगा, क्योंकि वो भी एक्सेलरेशन आपके वेलोसिटी के अलग डायरेक्शन में आना चाहिए। उसी डायरेक्शन में आया तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा, बट यहाँ पे तो एक्सेलरेशन है ही नहीं है, तो आप अपनी इनिशियल वेलोसिटी से कंटिन्यू करने वाले हो, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो अगर ये u12 इधर नहीं आया तो ये थोड़ा सा ऊपर आया तो इसको मिस करके ऐसा निकल जाएगा, थोड़ा सा नीचे आया तो मिस करके नीचे चला जाएगा, कोलिजन होगा क्या? तो ये एक्चुअल में हो रहा है, ये रिलेटिव फ्रेम में हमने अपने लिए बनाए हैं। तो रिलेटिव फ्रेम में u12 अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आनी चाहिए। अब ये दो तीन बातें मैंने आपको मेन बातें समझाई। अब हम यहां से रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट पहले हम इतना लिख लेते हैं। तो लिखिए, पहले डायग्राम बनाइए जो बनी है पहली वाली। तो चलिए अभी क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन लिखिए, टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। पहला क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय horizontal distance x as shown. Two particles are separated by horizontal distance x as shown.
दे आर प्रोजेक्टेड एट द सेम टाइम, दे आर प्रोजेक्टेड एट द सेम टाइम with different initial speed, they are projected at same time with different initial speed and different projection angle. They are projected at same time with different initial speed and different projection angle. Then time after which horizontal distance, between them become zero. Then time after which horizontal distance between them become zero is option A x by u, option B twice x by u, option C x by root 3 x by u, and last option x by root 3 u. The time after which horizontal distance between them become zero is, उनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कब जीरो होगा, उसका टाइम हमें बताना है, कितने टाइम में होगा। ये गिवन डायग्राम, ये चारों ऑप्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बात हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की हो रही है, तो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लीजिए। रिलेटिव वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, समझो मैंने हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस का कह दिया, तो u12 x इज इक्वल टू u1 का x कंपोनेंट, करेक्ट है, माइनस u2 का x कंपोनेंट, फर्स्ट का x कंपोनेंट, सेकंड का भी x कंपोनेंट। फर्स्ट का x कंपोनेंट क्या होगा, u बाय रूट 3 का कितना आएगा cos 30, राइट में तो पॉजिटिव माइनस, अब इधर ध्यान दीजिए, u2 का x कंपोनेंट u का cos 60 आएगा, बट u का cos 60 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो उसको निगेटिव लिखना पड़ेगा, है ना। देखो अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली ट्रेन एक दूसरे को फास्ट दिखती है, क्यों, क्योंकि सेकंड की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होने की जगह ऐड होती है। u1 माइनस ऑफ माइनस u2 वन डायमेंशन में पड़ा था, तो वही लॉजिक से ये क्या होगा, cos 30 रूट 3/2 होता है, तो ये u/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये भी u/2 होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या हो गई, u। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी u है और एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस जीरो करना है, डिस्टेंस कितना चलना है x, तो नाउ और रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन अभी हमने पढ़ा, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, अभी हमने इक्वेशन बनाया था s12 इज इक्वल टू u12 इंटू टाइम, तो नाउ टाइम इज इक्वल टू s12 एक्स डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय टाइम की जगह वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में, u12 इन एक्स डायरेक्शन में, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। s12 कितना जाना है उसको एक्स डायरेक्शन में, x डिस्टेंस जाना है, और u12 की वैल्यू क्या आई एक्स डायरेक्शन में, u आई, तो आपका आंसर क्या है x बाय u, फर्स्ट आंसर। ये नीट में या AIPMT में आया हुआ सवाल है, या ऑलरेडी आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इजी है, इजी है कि नहीं है ना। टेस्ट का मैसेज आया आपके ग्रुप में, कब है टेस्ट, सैटरडे को, टॉपिक 1D एंड प्रोजेक्टाइल मोशन की टेस्ट है, मैसेज ऑलरेडी भेज दिया है,
सैटरडे टेस्ट होगी, संडे डिस्कशन होगा। जिनको इधर आना है इधर आने का, जिनको घर से जुड़ना है बट जुड़ने का, बट काव्या डंडी नहीं मारने का, ना ऑनलाइन आती ना ऑफलाइन आती। हाँ, डंडी नहीं मारने का। हाँ, डुम्बा, मराठी में हम बोलते डुम्बा मारला। हाँ, डुम्बा नहीं मारायचा। हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बंक बोलते हैं, बंक कर दिया लेक्चर। हिंदी में कोई शब्द है? कोई शब्द पता नहीं है? चलो आगे चलते फिर। लिखना हो गया कि बताओ? हो गया। अगला क्वेश्चन। पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड। पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड with velocity 20 meter per second. Particle A is projected upward with velocity 20 meter per second. Particle A is projected upward with velocity 20 meter per second. And particle B is projected from same point. And particle B is projected from same point at same time. Particle B is projected at same point, from same point at same time with speed 20 root 2 meter per second. With speed 20 root 2 meter per second. Which makes an angle 45 degree. Which makes an angle 45 degree with horizontal. Which makes an angle 45 degree with horizontal. Find distance between two particles after. Find distance between two particles after 3 seconds. Find distance between two particles after 3 seconds. 3 सेकंड के बाद उनके बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा? Find distance between two particle after 3 seconds. 3 सेकंड के बाद एक बस अपवर्ड जाएगा और एक ऐसा इस तरीके से जाएगा। तो 3 सेकंड के बाद उनके बीच में कितना डिस्टेंस है यह हमें बताना है। ऐसा क्वेश्चन है, डायग्राम गिवन नहीं है, ये मैंने बनाई। टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने क्वेश्चन समझाने के लिए बनाई। देखो वैसे तो ना मुझे ऐसे ही आ जाएगा, बिना रिलेटिव मोशन भी आ जाएगा, क्योंकि मेरा 1D में बहुत अच्छी ग्रिप है। मैं अगर बिना रिलेटिव मोशन करूँ तो ऐसे करूंगा। ये पहली मेथड है। पहला पार्टिकल 3 सेकंड में कहाँ पे रहेगा? 20 की स्पीड से फेंका हुआ है। पहले सेकंड में 15 मीटर जाएगा, फिर 5 मीटर जाएगा, 20 मीटर की हाइट अचीव करेगा। 20 मीटर की हाइट अचीव करके 3 सेकंड के बाद वापस से 5 मीटर नीचे आएगा और यहां पे रहेगा वो। ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये ए। t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे वो यहां रहेगा। दूसरे पार्टिकल की हॉरिजेंटल वेलोसिटी b की हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी थी? 20 रूट 2 का cos 45 20 थी। और वर्टिकल स्पीड भी कितनी है? 20 रूट का sin 45, ये भी 20 है। तो ये पार्टिकल ऐसा जाएगा, ये 2 सेकंड में यहां तक जाएगा और तीसरे सेकंड में यहां आएगा नीचे, इसी के लाइन में आएगा। सेम हाइट अचीव करेगा, क्योंकि देखो दोनों की वर्टिकल स्पीड सेम है, तो दोनों इसका भी हाइट जो अचीव करेगा वो सेम ही हाइट अचीव करेगा। यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे रहेगा, यहाँ पे t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे रहेगा, क्योंकि 1 सेकंड में वो भी 15 मीटर ही ऊपर जाएगा, फिर 5 मीटर ऊपर जाएगा और फिर 5 मीटर नीचे आएगा। तो बस वो यहाँ पे रहेगा। पार्टिकल ए यहाँ रहेगा, पार्टिकल बी यहाँ रहेगा।
और 3 सेकंड में हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना चला होगा? 20 की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 3 सेकंड में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो 20 20 20, तो ये कहां पे रहेगा? 60 मीटर पे रहेगा। तो दोनों एक ही हाइट पे है, बस ये 60 मीटर आगे है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल क्या रहेगा? 60 मीटर आपका आंसर रहेगा। पहला पार्टिकल यहाँ पे देखो, मैं इसको कलरफुल कर देता हूं, पहला पार्टिकल यहाँ पे, सेम हाइट पे दूसरा पार्टिकल भी रहेगा, क्योंकि दोनों की वर्टिकल स्पीड सेम थी इनिशियली, सेम हाइट पे रहेगा, सिर्फ 60 मीटर आगे रहेगा, क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एडिशनल कितना कवर करेगा? 60। तो ये पहला मेथड है जो मुझे ओरली सॉल्व हो गया, मेरा आंसर 60 मीटर आने वाला है। बट मैं सर नहीं, मुझे रिलेटिव मोशन से करके बताइए, बिल्कुल जरूर करेंगे। इकडे लक्ष द्या, रिलेटिव मोशन से कर रहे हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होता है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे मालूम है डिस्टेंस S12 इज इक्वल टू, सेकंड मेथड, U12 इंटू टी, U12 इंटू टी, इसको हम लिख सकते हैं U1 माइनस U2 इंटू टी। यही तो फॉर्मूला आज हमने लिखा था। U1 क्या है? फर्स्ट पार्टिकल जो है वो वर्टिकली फीका, तो 20 जे कैप। सेकंड पार्टिकल जो है वो किधर फेंका? 45 के एंगल से, 20√2 के दो कंपोनेंट, 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। सेकंड का होगा 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। और टाइम कितना बोला है आपने? 3 सेकंड बोला है, टी के जगह 3। 20 जे कैप माइनस 20 जे कैप कैंसल, बचा क्या? माइनस 20 आई कैप इंटू 3 माइनस 60 आई कैप। S12 माइनस 60 आई कैप आया, इसका मतलब सेकंड पार्टिकल आगे निकल गया, उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट पार्टिकल पीछे है, तो S12 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो S12 इज इक्वल टू 60 मीटर। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस वेक्टर का और मैथमेटिक्स और फिजिक्स का नॉलेज होना है, इसमें दिमाग लगाना है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाता, एक की स्पीड मैंने 20 रखी और दूसरी की स्पीड अलग कुछ रख तो भी रख देता, ये सेम हाइट पे नहीं आते, तो फिर तिरछा लाइन बनता और बहुत मुश्किल हो जाता। इसमें तुम कुछ भी करो, ये इतने स्टेप में सॉल्व होगा, तो ये मेथड हर जगह कन्वीनियंट नहीं है। इस क्वेश्चन में इजी थी वो दिखाने के लिए, ये मेथड इसलिए पता होनी चाहिए। A particle A is projected with an initial velocity. A particle A is projected with initial velocity 60 meter per second. A particle A is projected with an initial velocity 60 meter per second at an angle 30 degree. A particle is projected with an initial velocity 60 meter per second at an angle 30 degree with horizontal. At an angle 30 degree with horizontal. At the same time, particle B is projected in opposite direction. At the same time, particle B is projected in opposite direction. At the same time, particle B is projected in opposite direction with initial velocity 50 meter per second, with initial velocity 50 meter per second from a point, with initial velocity 50 meter per second from a point at a distance 100 meter. Projected in opposite direction with initial velocity 50 meter per second from a point at a distance 100 meter from first projection point. At a distance 100 meter from first projection point. If two particles collide in air, if two particles collide in air,
Then find angle of projection of B. If two particles collide in air, then find angle of projection of B and time. Find angle of projection of B and time when collision takes place. Find angle of projection of B and time when collision takes place. Take G is equal to 10 meter per second square. Take G is equal to 10 meter per second square. तो ये आपके लिए होमवर्क, फिर आप ट्राई करना चाहते हो तो फिर मिलेंगे. बाय बाय.